यूट्यूब चैनल कालचक्र के आज के एपिसोड में डीएन भारद्वाज की ओर से आप सभी का नमस्कार। 19वीं शताब्दी के मध्य में दुनिया की सबसे प्राचीन और गौरवशाली सभ्यताओं में से एक चीन अपने इतिहास के सबसे अंधकारमय मोड़ पर खड़ा था। हजारों वर्षों तक पूर्वी एशिया में शक्ति, संस्कृति और सभ्यता का केंद्र रहा यह विशाल साम्राज्य अब बाहर से विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियों के आक्रमण और अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, प्राकृतिक विपत्ति तथा जन आक्रोश की दोहरी मार में चरमरा रहा था। कभी दुनिया को सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाला साम्राज्य अब खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई में उलझा हुआ था। सन 1839 से 1842 तक चले पहले अफीम युद्ध ने चीन के आत्मविश्वास ही नहीं, उसके गौरव को भी चकनाचूर कर दिया। ब्रिटेन से हार के बाद चिंग सरकार को अपमानजनक संधियों पर हस्ताक्षर करने पड़े। चीनी बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए खोल दिए गए। चीन को भारी क्षतिपूर्ति चुकानी पड़ी और देश की संप्रभुता धीरे धीरे छीण होती गई। विदेशी व्यापारियों, सैनिकों और मिशनरियों की बढ़ती मौजूदगी चीनी जनता के राष्ट्रीय स्वाभिमान पर लगातार चोट कर रही थी। एक तरफ चीन पर विदेशी शक्तियां प्रहार कर रही थी तो दूसरी तरफ देश के भीतर की स्थिति और भी भयावह होती जा रही थी। भारी कर का बोझ, जमीन का असमान बंटवारा, बाढ़, सूखा, खाद्यान्न संकट और तेजी से बढ़ती जनसंख्या ने गांवों को भूख और निराशा की भूमि में बदल दिया था। किसान कर्ज के बोझ तले दबे थे, सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे थे, न्याय एक बिकने वाली वस्तु बन चुका था, राज्य पर जनता का भरोसा लगभग खत्म हो चुका था। पूरा चीन एक विशाल ज्वालामुखी जैसा बन गया था जो किसी भी पल फट सकता था। इसी अंधकारमय युग में दक्षिण चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के हक्का समुदाय के एक गरीब किसान परिवार में जन्मे एक युवक ने इतिहास बदल देने वाला सपना देखा। उसका नाम था वोंग शिवछुआन। वो कोई राजकुमार नहीं था, ना ही किसी धनी परिवार का सदस्य। वह एक साधारण गांव का युवक था, लेकिन उसके सपने असाधारण थे। उससे विश्वास था अगर वह शाही सेवा परीक्षा पास कर लेता है तो न सिर्फ अपने परिवार को गरीबी से मुक्त कर पाएगा बल्कि देश की सत्ता चलाने का मौका भी पा सकेगा। उस समय चीन में होने वाली शाही सेवा परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन प्रतियोगिताओं में गिनी जाती थी। लाखों युवा वर्षों तक कन्फ्यूशियस की ग्रंथ कंठस्थ करके पढ़ाई करते थे, लेकिन सफल होने वाले उंगलियों पर गिने जा सकते थे। होंग ने भी दिन रात मेहनत की। उसका पहला प्रयास असफल रहा तो उस असफलता को होंग ने सहज रूप में लिया क्योंकि यह कठिन परीक्षा था। उसने दूसरी प्रयास किया, दूसरा प्रयास भी विफल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरी बार फिर परीक्षा दी, मगर किस्मत ने फिर उसका साथ नहीं दिया। तीसरी असफलता ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। लगातार असफलता, सामाजिक अपमान और भविष्य को लेकर निराशा से होंग शिवछुआन की मानसिक स्थिति गंभीर रूप में बिगड़ गई। वह बीमार पड़ गया। उसी दौरान उसे रहस्यमय धार्मिक दृश्य दिखाई देने लगे। उसके अनुसार वह स्वर्ग पहुंचा था। वहाँ एक वृद्ध दिव्य पुरुष ने संसार से बुरी शक्तियों का अंत करने की जिम्मेदारी उसे सौंपी थी। वर्षों बाद जब उसने ईसाई धर्म से जुड़ी किताबें पढ़नी शुरू की तो उसने अपने उन रहस्यमय अनुभवों को बाइबल की कहानियों से जोड़ लिया। इसके बाद उसने दुनिया को चौंकाने वाली घोषणा की, मैं ईश्वर का दूसरा पुत्र हूँ, मैं ईसा मसीह का छोटा भाई हूँ। एक असफल युवक अब सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं रहा, वह धार्मिक भविष्यवक्ता बना, फिर क्रांतिकारी नेता बना और अंततः उसने एक नए साम्राज्य का सपना देखा। उसने घोषणा की, ताइपिंग तियानगुओ, स्वर्गीय शांति का राज्य। यह महज एक राजनीतिक विद्रोह नहीं था, यह चीन के संपूर्ण समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था और शासन प्रणाली को बदल डालने की महत्वाकांक्षा वाला विद्रोह था। होंग ने चिंग राजवंश को विदेशी मंचू शासन बताते हुए हान चीनियों को विद्रोह के लिए आह्वान किया। उसने समानता, गरीबों की मुक्ति, जमीन के पुनर्वितरण, भ्रष्टाचार के अंत और धार्मिक शुद्धता का संदेश फैलाया। उसके भाषणों में एक नई दुनिया का सपना था, धरती पर ही स्वर्ग बनाने का सपना। भूख, गरीबी और निराशा से त्रस्त लाखों किसानों के लिए वे शब्द उम्मीद की पहली किरण बने। कुछ ही वर्षों में गरीब किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, हक्का समुदाय और चिंग शासन से असंतुष्ट लाखों चीनी लोग ताइपिंग आंदोलन में शामिल हो गए। सन 1850 में विद्रोह औपचारिक रूप में शुरू हुआ। दक्षिण चीन के एक छोटे से गांव से उठी वह आग कुछ ही वर्षों में पूरे चीन में फैल गई। विद्रोही सेना गांव के बाद गांव और शहर के बाद शहर कब्जा करती गई। चिंग सरकार की पारंपरिक सेनाएं लगातार हारती गई। अब ताइपिंग आंदोलन सिर्फ विद्रोह नहीं रहा,
इसने अपनी सरकार, अपनी सेना, अपनी कर व्यवस्था, अपने कानून और अपने धार्मिक शासन के साथ एक समानांतर राज्य स्थापित कर लिया था। ताइपिंग सरकार ने जमीन बराबर बांटने की नीति लागू की। महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति और सैन्य सेवा में सीमित अधिकार देने का प्रयास किया गया। अफीम, शराब, जुआ, दास प्रथा और वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाया गया। कन्फ्यूशियस परंपरा को कमजोर करते हुए ईसाई शिक्षा पर आधारित एक नया धार्मिक राज्य बनाने की कोशिश की गई। ताइपिंग विद्रोह ने यूरोपीय शक्तियों का भी ध्यान खींचा। शुरुआत में कई पश्चिमी मिशनरियों ने इसे चीन में ईसाई धर्म फैलाने का ऐतिहासिक मौका माना। कुछ समय तो ऐसा भी लगा अगर ताइपिंग आंदोलन सफल हो गया तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा ईसाई राष्ट्र बन सकता था। लेकिन इतिहास कभी सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ता। ताइपिंग विद्रोहियों का बीजिंग की और निर्णायक अभियान असफल होने के बाद आंदोलन के भीतर नेतृत्व की लड़ाई शुरू हो गई। सत्ता, धार्मिक अधिकार और प्रभाव को लेकर शीर्ष नेताओं के बीच मतभेद और अविश्वास बढ़ता गया। यांग शिउचिंग, बेई छांगवी और सी दाकाई जैसे प्रमुख नेताओं के बीच संघर्ष अंततः खून खराबे में बदल गया। हजारों विद्रोही अपने ही साथियों के हाथों मारे गए। आंदोलन का नैतिक आधार कमजोर पड़ता है। इस बीच चिंग सरकार ने भी खुद को फिर से संगठित कर लिया था। क्षेत्रीय सेनाएं मजबूत होती गई। बाद में ली होंगझांग जैसे नेताओं ने भी चिंग शासन को फिर से खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। अंततः ब्रिटेन, फ्रांस जैसी पश्चिमी शक्तियों ने भी ताइपिंग आंदोलन का नहीं बल्कि चिंग सरकार का साथ देने का फैसला किया। उन्हें डर था कि विद्रोह की अस्थिरता उनके व्यापारिक हितों का खतरे में डाल सकती है। सियांग सेना ने धीरे धीरे विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके फिर से हासिल करने शुरू किए। अंततः नानजिंग चारों तरफ से घिरा गया। 1864 में घेराबंदी के दौरान ही वोंग शिउचान की मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसने जहर खाया। अन्य स्रोत के अनुसार वह बीमारी, कुपोषण या भूख से मौत का शिकार बन गया। उसकी मृत्यु के साथ ही ताइपिंग आंदोलन की रीढ़ टूट गई। कुछ समय बाद चिंग सेना ने नानजिंग पर फिर से कब्जा कर लिया। इसके बाद हुए नरसंहार में हजारों नहीं बल्कि लाखों चीनी लोगों की जान गई। 14 साल तक चला ताइपिंग विद्रोह मानव इतिहास के सबसे भीषण गृह युद्धों में से एक बना। अलग अलग अनुमानों के मुताबिक 2 से 3 करोड़ लोगों की जान गई। करोड़ों लोग विस्थापित हुए। उपजाऊ खेती की जमीन बंजर हो गई। अनगिनत गांव और शहर राख में बदल गए। चीन की अर्थव्यवस्था दशकों तक फिर से खड़ी नहीं हो सकी। ताइपिंग विद्रोह का अंत हुआ लेकिन इसका असर दशकों तक बना रहा। इसने चिंग राजवंश की कमजोरी पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दी। क्षेत्रीय सेनापतियों की ताकत बढ़ी, केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ी। इसी अस्थिरता में आत्म सुदृढ़ीकरण अभियान, सुधारवादी आंदोलन, सन 1911 की सिन्हाई क्रांति, संन्यास सेन के उदय और अंततः माओ से तुम नेतृत्व वाली साम्यवादी क्रांति तक जाने वाला ऐतिहासिक रास्ता तैयार किया। अगर होंग शिउचान सफल हो जाता तो शायद चीन का पूरा इतिहास एक अलग दिशा पे मोड़ जाता। चिंग राजवंश शायद बहुत पहले ही खत्म हो जाता। शायद साम्यवाद चीन की नई राजनीतिक व्यवस्था नहीं बनता। आधुनिक दुनिया का शक्ति संतुलन भी शायद अलग होता। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश शायद एक विशाल ईसाई राष्ट्र के रूप में स्थापित होता। लेकिन इतिहास ने दूसरा मोड़ लिया। होंग शिउचान का स्वर्गीय शांति का राज्य अंततः ध्वस्त हो गया, लेकिन उसके सपने ने चीन को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ताइपिंग विद्रोह महज एक गृह युद्ध नहीं था, यह पुराने चीन की नींव हिला देने वाला एक ऐतिहासिक विस्फोट था। इसने चिंग राजवंश की जोड़ों को बुरी तरह हिला दिया। इस विद्रोह ने आधुनिक चीन की स्थापना का रास्ता तैयार किया और दुनिया को एक गहरी सच्चाई का एहसास कराया। कभी कभी इतिहास बदलने के लिए किसी सम्राट की जरूरत नहीं होती। एक साधारण परिवार का एक युवक भी इतिहास बदलने का फरिश्ता बन सकता है। अगर ताइपिंग विद्रोह सफल हुआ होता तो चीन में संन्यास सेन और माओ जैसे लोगों का उदय नहीं होता। चीन साम्यवादी राष्ट्र नहीं बल्कि एक ईसाई राष्ट्र बनता। चीन पश्चिम, खासकर अमेरिका का विरोधी राष्ट्र नहीं बल्कि उनका आज्ञाकारी मुल्क होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस सिर्फ देखकर मत जाइए, अपने सपनों को तरफ एक कदम जरूर बढ़ाइए। फिर मिलेंगे एक नई सोच, नई ऊर्जा और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।